रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह खबर आई कि रूस ने यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर हमला किया। यूक्रेन की सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और हर हमले का माकूल जवाब देंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर दोनों देशों के बीच दुश्मनी की वजह क्या है। दोनों देशों के बीच में दुश्मनी की अहम वजहों में से एक है नाटो। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजह है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी वजह है नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1949 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसमें 12 सदस्य देश थे, लेकिन अब इनकी संख्या 30 हो गई है। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये बात रूस को पसंद नहीं है। इस वजह से पिछले 7 दशक से दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। अब बात ये आती है कि नाटो से रूस को क्या दिक्कत है। नाटो की पॉलिसी है कि अगर कोई देश किसी सदस्य देश पर हमला करता है तो सभी मिलकर उसका माकूल जवाब देंगे। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे। ऐसे में यूक्रेन के ऊपर रूस की मनमानी नहीं चलेगी। रूस चाहता है कि नाटो उसे आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। मौजूदा वक्त में नाटो में 30 लाख से ज्यादा सैनिक है, जबकि रशिया के पास 12 लाख है। इस वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनने देना चाहता। साल 2014 यूक्रेन और रूस के बीच विवाद के लिए अहम रहा। उसी साल यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद ये पहला मौका था जब यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार बनी। वहां पर उठे विरोध को देखते हुए 2014 में ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ने शुरू हो गए। गैस पाइपलाइन भी यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की एक अहम वजह है। रूस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। ये पाइपलाइन जिन देशों से होकर जाती थी, रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था। इसमें यूक्रेन भी शामिल था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक रूस हर साल करीब $30 बिलियन तक का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को समझ आ गया था कि युद्ध के हालात में यूक्रेन उसके पैसे का इस्तेमाल करेगा। इस वजह से उसने नया प्लान बनाया, जिसके तहत नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई। इसमें वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। वैसे तो इसमें करीब $10 बिलियन का खर्च आया, लेकिन यूक्रेन साइड लाइन हो गया। अब रूस जर्मनी तक सीधे गैस भेज सकता है बिना ट्रांजिट शुल्क दिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की वजह से यूक्रेन और पोलैंड जैसे देश रूस से नाराज हो गए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जाने क्या है मार्शल लॉ और इसके नियम। मार्शल लॉ में लगभग सारी चीजें डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल में चली जाती है। यूक्रेन में मार्शल लॉ के तहत सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें बैठकों, आंदोलनों और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मार्शल लॉ के दौरान प्रशासन विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकता है और आम लोगों को सैन्य सेवा के लिए भी बुलाया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के बाद यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कुछ इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं। इसके बाद ही यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 24 फरवरी 2022 को कहा, रूसी हमले के कारण देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। हालांकि 24 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए प्रतिबंधों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। मार्शल लॉ यूक्रेन में इससे पहले 26 नवंबर 2018 को 30 दिनों के लिए लगाया गया था। इस दौरान यूक्रेन के 10 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया था जहां रूस से हमले की संभावना थी। उस वक्त 30 दिनों के लिए यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मार्शल लॉ पेश किया गया था। मार्शल लॉ यूक्रेन में युद्ध की स्थिति में ही लगाया जाता है। यूक्रेन में मार्शल लॉ की शुरुआत मार्शल लॉ की कानूनी स्थिति पर किया गया था। यूक्रेन में इससे पहले 2000 में अपनाया गया था, जिसके बाद मार्शल लॉ के नियमों में 2003, 2008, 2010, 2012 और 2014 में बदलाव भी किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि जो देश यूक्रेन पर युद्ध का समर्थन करेंगे उनके हाथों पर भी खून लगेगा। रूसी हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 316 लोग घायल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया कि वह यूरोप में 7000 एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती कर रहा है। अमेरिका ने वाशिंगटन में रूसी एम्बेसी में तैनात हाई लेवल डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। इससे पहले भारत, पाकिस्तान, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन से बात कर चुके हैं। यूक्रेन की स्थिति अभी क्या है? यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने हालिया बयान में कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह हमला शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। लेकिन दुनिया पुतिन को बिल्कुल रोक सकती है। अब कार्रवाई का समय आ गया है। यूक्रेन की सेना ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि देश के पूर्वी हिस्से में उसके ठिकानों पर बमबारी की गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि वो यूक्रेन में सेना के बुनियादी ढांचों और वायु रक्षा और वायु सेना को टारगेट कर रहे हैं। युद्ध पर रूस यूक्रेन के दावे। रूस ने कहा कि गुरुवार को यूक्रेन के 14 इलाकों में 203 हमले किए गए, 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट किए गए। रूसी सेनाओं ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। कीव के नजदीकी यूक्रेनी एयरबेस पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के तीसरे दिन राजधानी कीव सहित कई शहरों में सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश छोड़ देने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आम लोग भी हथियारों के साथ अपने अपने घरों में डटे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हमने रूस की योजना पर पानी फेर दिया है। यूक्रेनी सेना ने करारा जवाब दिया है। यूक्रेनी सेना ने कहा शहर की एक प्रमुख सड़क पर अपने अड्डे के पास रूसी सेना को खदेड़ दिया गया था। रूस का दावा है कि उसके हमले का लक्ष्य केवल सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियाश्को के अनुसार 3 बच्चों समेत 198 नागरिक मारे गए हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ कड़े निंदा प्रस्ताव पर भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने वोटिंग नहीं करने का फैसला किया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार देर रात बैठक की। परिषद के 15 सदस्य देशों में से 11 ने निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि स्थायी सदस्य होने के नाते रूस ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा में उठाया जा सकता है। भारत ने कहा कि मतभेद और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत एकमात्र रास्ता है, चाहे ये रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है। हमें इस पर लौटना ही होगा। इन वजहों से भारत ने प्रस्ताव पर मतदान नहीं करने का विकल्प चुना है। अब बात करते हैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्थिति के बारे में। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। एयर इंडिया की विशेष उड़ान से शनिवार शाम 219 विद्यार्थी मुंबई लाए गए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग शाम 7:50 बजे के आसपास हुई। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विमान में ही छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों का यह पहला समूह है जिसे एयर इंडिया के विमान से रोमानिया के बुखारेस्ट से लाया गया। इसी तरह की 3 विमान सेवाएं और संचालित की जाएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो रूस की सैन्य ताकत के आगे यूक्रेन कहीं भी नहीं टिक पाएगा, झेल सकता है चौतरफा हमले। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? इनमें से एक कारण तो नाटो को मॉस्को से 1600 किलोमीटर दूर रखना और रूस की सत्ता पर कब्जा बनाए रखना है मकसद। 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद बने यूक्रेन को शुरू से ही रूस अपने पाले में करने की कोशिश करते आया है। हालांकि यूक्रेन रूसी प्रभुत्व से खुद को बचाए रखने के लिए पश्चिमी देशों की ओर झुका रहा। दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने अमेरिकी दबदबे वाले दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। यूक्रेन की कोशिश रूस को नागवार गुजरी और उसने यूक्रेन को रोकने के लिए उसकी सीमा पर लाखों की फौज तैनात कर दी। दरअसल यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो की सेनाएं रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। उधर अमेरिका भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 15 से ज्यादा यूरोपीय देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। अब वह यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करना चाहता है। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वह कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा। नाटो का विस्तार रोककर अमेरिका पर बढ़त बनाने की कोशिश। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी सेनाएं तब तक पीछे नहीं हटेंगी जब तक कि यूक्रेन इस बात की गारंटी नहीं दे देता कि वह नाटो से कभी नहीं जुड़ेगा। नाटो में भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों समेत 30 देश शामिल हो, लेकिन रूस का नाटो को रोकने से असली मतलब रूस के आसपास या यूरोप में अमेरिकी प्रभुत्व को बढ़ने से रोकना है। रूस की मांग है कि नाटो 1997 से पहले वाली स्थिति में लौट जाए, यानी उसने यूरोप में जो सैन्य ठिकाने बनाए हैं उन्हें हटा ले। रूस चाहता है कि नाटो गारंटी दे कि वह रूस की सीमा के पास घातक हथियारों की तैनाती नहीं करेगा। अगर नाटो ऐसा करता
चाहता है तो उसे केंद्रीय यूरोप, पूर्व यूरोप और बाल्टिक क्षेत्र से अपनी सेनाओं को हटाना पड़ेगा। रूस के विरोध के बावजूद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से नाटो ने यूरोप में तेजी से विस्तार किया है और अब कई ऐसे देश भी नाटो का हिस्सा है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं। इनमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में हजारों की संख्या में नाटो और अमेरिकी सैनिक तैनात है। इन तीनों ही देशों की सीमाएं रूस से लगती है। अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ता है तो अमेरिकी सैन्य गठबंधन की रूस के आसपास के इलाके में प्रभुत्व और बढ़ेगा, जो रूस के हितों के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। नाटो सेनाएं रूस की मांग मानकर रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा होने का मतलब होगा रूस को वो जीत मिलना जो उसे अमेरिका के साथ 1945 से 1990 तक 45 साल चले कोल्ड वॉर में भी नहीं मिली थी। रूस का यूक्रेन पर हमला करने के अहम कारणों में से एक कारण ये भी है कि यूरोपीय देशों को रूस अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। यूरोप अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। यही वजह है कि नाटो के कई यूरोपीय सदस्य देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ जुबानी आक्रामकता तो दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। रूस इस विवाद से ज्यादातर अमेरिकी खेमे में खड़े रहने वाले यूरोपीय देशों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। दुनिया के कच्चे तेल के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 13% है। दुनिया के तेल और गैस के करीब 30% हिस्सा रूस से जाता है। यूरोप की जरूरत का 30% कच्चा तेल और 40% गैस रूस से आती है। यूक्रेन संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो सितंबर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा है। युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतों के और बढ़ने की आशंका है। ऐसा होने पर रूस की कमाई में इजाफा हो सकता है। रूस की जीडीपी में 60% योगदान तेल और गैस का है। 2021 के अंत में यूक्रेन संकट बढ़ने पर रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई में कटौती की थी, जिससे यूरोपीय देशों में बिजली की कीमत 5 गुना तक बढ़ गई थी। नाटो के कई यूरोपीय सदस्य देश अपनी गैस की जरूरतों के लिए रूस पर बुरी तरह निर्भर है। जर्मनी को अपनी जरूरत की गैस का 65%, इटली को 43% और फ्रांस को 16% रूस से मिलती है। नाटो के कुछ अन्य देशों जैसे चेक रिपब्लिक, हंगरी और स्लोवाकिया अपनी गैस की कुल जरूरतों और पोलैंड 50% गैस की जरूरतों के लिए रूस पर ही निर्भर है। अगर यूरोपीय देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो बदले में रूस यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई बंद कर सकता है। ऐसा करने पर यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, जिससे वहां तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती है। यूक्रेन मामले को देखते हुए जर्मनी रूस को समुद्र के अंदर बिछाई गई 1222 किलोमीटर लंबी नवनिर्मित नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दे रहा है, लेकिन ऐसा करने पर जर्मनी समेत यूरोप को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही पुतिन यूक्रेन पर हमला करके सोवियत संघ वाले दिन वापस लौटाना चाहते हैं। रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही व्लादिमीर पुतिन कई बार ये कह चुके हैं कि सोवियत संघ का विघटन ऐतिहासिक भूल थी। पुतिन रूस के सोवियत संघ वाले दिन लौटाना चाहते हैं। 1991 में रूसी प्रभुत्व वाले सोवियत संघ के विघटन से 15 नए देश बने थे, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। पुतिन रूस का विस्तार करके उसका पुराना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। पुतिन की इसी महत्वाकांक्षी योजना के लिए यूक्रेन सबसे महत्वपूर्ण है। 2015 में अपने एक भाषण में पुतिन ने यूक्रेन को रूस का मुकुट कहा था। सत्ता संभालते ही पुतिन ने सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया के खिलाफ 2008 में युद्ध छेड़ दिया और उसके 2 इलाकों साउथ ओसेशिया और अबखाज को स्वतंत्र घोषित करते हुए वहां रूसी सेनाएं तैनात कर दी। पुतिन ने कुछ ऐसा ही 2014 में यूक्रेन में किया। तब रूस ने 1950 के दशक से ही यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर हमला करते हुए कब्जा कर लिया था। पुतिन ने साथ ही यूक्रेन के 2 पूर्वी इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क के एक बड़े इलाके पर रूस समर्थित अलगाववादियों की सरकारें बनवा दी। अब रूस ने इन विद्रोही इलाकों को नए देश के रूप में मान्यता देते हुए वहां भी रूसी सैन्य बेस बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं यूक्रेन का पड़ोसी देश बेलारूस अपनी आर्थिक और सैन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह रूस पर ही निर्भर है। रूस ने हाल ही में बेलारूस को 470 अरब रुपए का लोन दिया है। 2021 के चुनाव में धांधली और बेईमानी से जीत के आरोपों के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रूस के समर्थन से ही दोबारा सत्ता हासिल हुई थी। अब वह पूरी तरह रूसी समर्थन के आगे नतमस्तक है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में बेलारूस का रूस में विलय हो सकता है। कुल मिलाकर पुतिन धीरे धीरे रूस के विस्तार करने की अपनी रणनीति में आगे बढ़ते और कुछ हद तक कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं।
हैं। 1999 में रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही व्लादिमीर पुतिन ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की है। चलिए जानते हैं कैसे पुतिन सत्ता और लोकप्रियता पर पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहते। 16 साल रूसी खुफिया एजेंसी KGB में काम करने के बाद पुतिन 1991 में राजनेता बने थे। 1999 में वह बोरिस येल्त्सिन के पद छोड़ने के बाद रूस के राष्ट्रपति बने। 2004 में वह दोबारा राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन रूसी संविधान के अनुसार लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनने के नियम के बाद वह 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रहे। 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बने और तब से पद पर कायम है। 2020 में रूसी संविधान में बदलाव से उनके 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया था। पुतिन पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान में मनमाने बदलाव और चुनाव में धांधली और विपक्षी पार्टियों की आवाज दबाने के भी आरोप लगे हैं। 2021 में उन्होंने अपने प्रमुख विरोधी नेता एलेक्सी नावलनी को 3.5 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद हाल ही के वर्षों में पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट आई है। अक्टूबर 2021 में आए लेवाडा सेंटर सर्वे के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता पिछले 1 दशक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इस सर्वे के मुताबिक 2021 में रूस के 53% लोगों ने पुतिन पर भरोसा जताया, जो अक्टूबर 2012 के 51% के बाद से सबसे कम है। यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले और उस पर कब्जे के बाद 2015 में पुतिन की लोकप्रियता सबसे ऊपर थी। तब 80% रूसी लोगों ने पुतिन पर भरोसा जताया था। यूक्रेन पर हमले से पहले भी पुतिन की लोकप्रियता में इजाफा हो चुका है, लेकिन पुतिन फिर वैसा ही करके अपनी साख को फिर ऊंचा करना चाहते हैं। अब भारत को किसके साथ होना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब भारत मुसीबत में था तो रशिया और यूक्रेन में से किसने भारत का साथ दिया था। हर भारतीय को इस बात पर गौर करना चाहिए कि यूक्रेन ने कश्मीर मुद्दे पर यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट दिया था। यूक्रेन ने 1998 में सक्सेसफुल पोखरण परमाणु परीक्षण मुद्दे पर यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट दिया था। यूक्रेन ने यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ वोट दिया था। यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। यूक्रेन अल कायदा को समर्थन देता है। यूक्रेन ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा तो यूएनओ में उसने प्रतिबंध के पक्ष में वोट किया। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है, भारत को किसका साथ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपको इस चैनल पर रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपके रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद पर क्या विचार है, मुझे बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।